तो आइए अब जीएसटी के पंजीकरण यानी उसके रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स जानते हैं। रजिस्ट्रेशन जीएसटी में अनिवार्य नहीं है करवाना अगर आपकी जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जो आप सप्लाई करते हैं वो एक लिमिट से नीचे हैं तो जो भी पंजीकरण है उन्हें प्राप्त तब करना आवश्यक हो जाता है यदि कारोबार का जो एक वित्तीय वर्ष है, एक फाइनेंशियल ईयर है, उसके दौरान इन सीमाओं से अधिक आपका टर्नओवर हो जाता है। तो कौन सी ये लिमिट्स हैं और कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं, चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और सबसे छोटे स्टेट्स मणिपुरम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जहां पर 10 लाख रुपए की केवल सीमा है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसका कारोबार है उसमें एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाता है तो उन्हें आवश्यक हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेना। अगर कहीं माल और सेवाएं दी जा रही हैं जहां पर 20 लाख की लिमिट है तो वो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। तो इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर 20 लाख रुपए की लिमिट है गुड्स और सर्विसेज के लिए। और जो बाकी स्टेट्स हैं उन सभी के अंदर लिमिट्स दो हैं, 20 लाख और 40 लाख। यदि आप एक सेवा प्रदान करते हैं, अगर आपकी जो बिजनेस है वो सर्विसेज का है तो 20 लाख की लिमिट है, और यदि आप गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो 40 लाख की लिमिट हो जाती है, जो कि बाकी सभी स्टेट्स में है जिनका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और अन्य जितने भी और स्टेट्स आ जाते हैं। यानी हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर गुड्स हैं तो फिर 40 लाख रुपीस से ज़्यादा का अगर टर्नओवर हमारा क्रॉस होता है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर हमारे सर्विसेज हैं और 20 लाख रुपीस से ज़्यादा का टर्नओवर टच होता है तो हमें उस टाइम से रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली लेना होगा। आइए समझते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है। जो वेबसाइट जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, सभी तरीके के फॉर्म्स डाउनलोड किए जा सकते हैं, रिटर्न्स अपलोड किए जा सकते हैं, वो है जीएसटी कॉमन पोर्टल, जिसकी वेबसाइट आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। इस वेबसाइट का URL है www.gst.gov.in, जिस पर जाकर न केवल आप पंजीकरण करा सकते हैं बल्कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी उनके अंदर अवेलेबल हैं। उनके ऊपर जो है आप जीएसटी के रिटर्न्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रणाली के माध्यम से जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक कर विभागों और केंद्रीय कर अधिकारियों और करदाताओं और बैंकों और अन्य हितधारियों के जो लिंकेज हैं वो प्रदान किए गए हैं। अगली चीज़ आती है जीएसटी के दायरे से क्या चीज़ों को बाहर रखा गया है। तो जो जीएसटी के पूरे एम्बिट से बाहर हैं गुड्स, उनकी अब बात करते हैं। सबसे पहले आता है मानव उपभोग के लिए अगर कोई शराब है या फिर मदिरा है तो उन्हें भी जो है वो जीएसटी के बाहर रखा गया है। यानी एनी अल्कोहलिक ड्रिंक मेंट फॉर और लिकर मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी से बाहर है। उस पर हम सीएसटी और वैट और एक्साइज ड्यूटी इन टाइप के टैक्सेस देखते हैं। तो मादक शराब का निर्माण उत्पादन राज्य उत्पाद शुल्क के अधीन जारी है और इसका अंतरराज्य बिक्री क्रमशः सीएसटी और वैट के अधीन किया जाता है। अगली चीज़ होती है कच्चा पेट्रोल, डीजल या पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल या प्राकृतिक गैस। तो जितने भी पेट्रोलियम के पदार्थ हैं या डीजल है या फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल है जो कि एरोप्लेन्स में लगता है, या फिर नेचुरल गैस है, सीएनजी है, तो इन सबको भी जीएसटी के पर्व्यू से अभी बाहर रखा गया है। जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित होने की तारीख से इन उत्पादों को भी जीएसटी के एम्बिट में ला दिया जाएगा, पर आज की डेट पर ये जीएसटी के अंदर नहीं आते। टोबैको एक ऐसी चीज़ है जिस पे जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। तो तंबाकू जीएसटी के दायरे में तो है, यानी तंबाकू पर जीएसटी तो लगता है। हालांकि केंद्र सरकार ने भारत में निर्मित तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्ति भी बरकरार रखी हुई है। तो जीएसटी के ऊपर मतलब टोबैको की अगर बात करें तो उस पर न सिर्फ जीएसटी बल्कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है। अगली चीज़ आती है ओपियम, इंडियन हेम्प या अदर नारकोटिक ड्रग्स और नारकोटिक सब्सटेंसेस। तो जितने भी ये नशीले पदार्थ हैं, नारकोटिक ड्रग्स हैं, उन सब के ऊपर जो है वो जीएसटी का परव्यू जो है वो लिमिटेड स्कोप में आता है। सो ओपियम एज एन इंडियन हेम्प और अदर नारकोटिक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स आर सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटीज। तो इन पर जीएसटी भी लग रहा है, साथ में इन पे एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है इन पे डबल टैक्स देखा जाता है। जीएसटी के समाहित दो कर होते हैं, केंद्रीय कर और राज्य कर, जिन्हें जीएसटी के एम्बिट में लाया गया है। 2017 होने से पहले, 2017 में 1 जुलाई जब जीएसटी लॉन्च हुआ है, उससे पहले ये टैक्सेस अलग अलग थे। इन सबको जो है वो जीएसटी के एम्बिट में लाया गया। जैसे कि
हम अगर वैट की बात करें, हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें, सर्विस टैक्स की बात करें, ये सारे टैक्सेस जो हैं या एंटरटेनमेंट टैक्स की बात करें तो ये भी लिमिटेड स्कोप में पहले जीएसटी से अलग थे, ये अपने आप में इंडिविजुअल टैक्सेस थे और जीएसटी के आने के बाद इन सबको बंद करके जीएसटी के विद इन लाया गया है। तो आप स्क्रीन पे इन सबके नाम जो हैं वो देख सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि जीएसटी के लाभ क्या हैं। एक इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा चेंज लाना इनडायरेक्ट टैक्सेस का किस टाइप के जो है वो फ़ायदे लेकर आता है। तो जीएसटी पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ उद्योग, सरकार, उपभोक्ता और इन सब ऐसे हितधारियों के लिए जो है वो लाभ देखा गया है। जीएसटी के महत्वपूर्ण लाभ की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है अर्थव्यवस्था को लाभ। तो इकोनॉमी को जो है वो बहुत बड़ा बूस्ट मिला इस टैक्सेस के सिंप्लीफिकेशन से। जीएसटी का उद्देश्य बस इतना है कि भारत को आम करदाताओं और जो प्रक्रियाओं हैं उसके साथ एक आम बाजार बनाना है, जो इसका मोटो ही है वन नेशन वन टैक्स। तो इसमें एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन लाया गया है। तो एक तरीके से इकोनॉमी को जो है वो इसमें बहुत बड़ा बूस्ट मिला है जीएसटी के आ जाने से। मेक इन इंडिया का जो पहल है, मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है, उसके अंदर भी ये एक तरीके का एडवांटेज ऐड करता है, बिकॉज जीएसटी भारत में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाकर भारत सरकार को मेक इन इंडिया की जो उसकी इनिशिएटिव है उसको बढ़ावा देता है। तो अगेन ये भी एक फ़ायदा। तीसरा, निवेश और रोज़गार बढ़ता है, बिकॉज हम अगर सिंप्लीफाइड टैक्स लेकर आते हैं तो लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो इमीडिएटली जनरेट होता है। साथ ही व्यापार को करने में भी आसानी होती है, बिकॉज अगर हम बिजनेस की बात करें तो हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस और टैक्सेस जैसी चीज़ों के बारे में समझने का टाइम नहीं है, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक आउटसोर्स्ड एजेंसी को लाकर इन चीज़ों को हैंडल करवाएं, क्योंकि व्यापार तो जो है वो ज़्यादातर इंडिया में जो है वो छोटे ही व्यापारी रहते हैं। तो इनके समझने के हिसाब से, इनके रिटर्न फाइलिंग के हिसाब से, इनकी सहूलियत के हिसाब से जो है इस टैक्स को फ्रेम किया गया है। तो इसकी वजह से व्यापारी जो है वो अपने मेन बिजनेस पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाता है और इन सिंप्लीफाइड टैक्सेस को आसानी से भर पाता है। फिर अगली चीज़ आती है कर प्रशासन में जो निश्चितता है, जो एक सिक्योरिटी है, वो भी साथ में प्रोवाइड होती है। देश भर में जितने भी वस्तु हैं और सेवाएं हैं उनको वर्गीकरण की सामान्य प्रणाली के तहत पूरे भारत में कर प्रशासन में निश्चितता सुनिश्चित करी जाती है। तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी आसान हो गया है जीएसटी के आ जाने से। साथ ही उद्योग को भी लाभ है, जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनके तहत जो भी टैक्सेस थे उनका टैक्स भर पाना, सबमिट कर पाना टाइमली काफ़ी आसान हो गया और इनके अंदर जो है वो एक स्टेजेस बना दिए गए हैं जिनके तहत जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी आसानी से हो सकता है और फाइलिंग भी बहुत आसानी से हो सकती है। व्यापक के दुष्परिणामों का शमन होता है, जैसे कि हम सबसे बड़ी दिक्कत की बात करें वो था टैक्स पर टैक्स लगाना। तो टैक्स पर टैक्स का मतलब होता है कि अगर मैंने कहीं से कोई पर्टिकुलर सर्विसेज ली और उस पर मैंने कोई टैक्स भरा है, अगले पर्सन को जब मैं उस गुड्स को बेचूंगा जिनकी वजह से वो सर्विसेज लेकर मैंने उन गुड्स को बनाया, तो उसके ऊपर मुझे फिर से टैक्स देना पड़ेगा। तो कायदे से तो मुझे पहले दिए हुए टैक्स को, अपने इनपुट्स के टैक्सेस का क्रेडिट मिलना चाहिए, पर पिछले टैक्स में ऐसा नहीं होता था। सर्विस टैक्स अलग था, एक्साइज ड्यूटी अलग थी और उनका आपस में कोई सेट ऑफ नहीं था। इसकी वजह से हम एंड कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को जो है वो सामान महंगा मिलता था। जीएसटी ने इसी चीज़ को सिंप्लीफाई किया है कि हर टाइप का टैक्स जो है वो, क्योंकि जीएसटी है, जो भी इनपुट गुड्स आप ले रहे हैं, जो भी इनपुट सर्विसेज आप खरीद रहे हैं, उनका क्रेडिट आपको आसानी से मिल सकता है। इस वजह से जो एंड कंज्यूमर है उनके लिए गुड्स सस्ते हो जाते हैं, सर्विसेज सस्ती हो जाती हैं। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है या स्नोबॉलिंग इफेक्ट है, ये चीज़ को भी आसानी जीएसटी प्रोवाइड करता है। अंत में आता है कि छोटे व्यापारियों को जो है और उद्यमी को है सबसे ज़्यादा लाभ मिला है, बिकॉज जीएसटी के आ जाने से ये सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा अगर कोई हितग्राही है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा पहुंचा है तो वो है छोटे व्यापारी। सबसे पहली बात तो लिमिट काफ़ी ऊपर रखी हुई है रजिस्ट्रेशन की, तो जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी उस लिमिट को गुड्स या सर्विसेज टच नहीं करते तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है, और जिन्हें कराना भी है उन्हें कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा दिया गया है, तो उसके माध्यम से भी जो है वो रजिस्ट्रेशन करना तो हो जाता है, पर टैक्स का जो अधिभार है, जो एक बर्डन है, वो उनके ऊपर इमिडिएटली नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे में हैं वो हैं छोटे व्यापारी। तो इन सारे जो फ़ायदे हैं वो जीएसटी के अंदर आज देखे गए हैं। धन्यवाद।